हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। 10 टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड है। 2 टेस्ट आपके करंट अफेयर्स पे हो चुके हैं, 2 टेस्ट आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे हो चुके हैं। आगे जो आपको 2 टेस्ट मिलेंगे वो आईसीटी वाला जो टॉपिक है उस पे मिलेंगे। इसी तरीके से आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको करवाए जा रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। जितने भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। प्रवाह पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रवाह पोर्टल किस साल में, किस वर्ष, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? प्रवाह पोर्टल है, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसका संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। आरबीआई ने लॉन्च किया था प्रवाह पोर्टल को। और इसके द्वारा क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूरी तरह से जो डिजिटल नियामक मंजूरी है उसके लिए इसको विस्तारित किया गया है। जो विनियमित संस्थाएं हैं, चाहे बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, उनके लिए अभी अनिवार्य कर दिया है 2025 से, मई जून 2025 से, ताकि लाइसेंस हो या कोई आवेदन की प्रक्रिया हो उसको एक ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसको एक सरल बनाया जाए। डिसेंट्रलाइज करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने। हमसे ये पूछा जा सकता है प्रवाह पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो किस वर्ष लॉन्च किया है इसको? 2025 में लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल को। किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक अभी सार्थक पोर्टल है, कौन सा है? सार्थक है, सार्थक पोर्टल। इसका संबंध किस क्षेत्र से है ये पूछ लिया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सार्थक पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उससे संबंधित है सार्थक पोर्टल। सार्थक का पूरा फुल फॉर्म क्या होती है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये सार्थक की फुल फॉर्म होती है। ये जो सार्थक पोर्टल है स्कूली शिक्षा के लिए एक इंटरैक्टिव योजना है जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में ये मदद करता है। इसी तरीके से एक और पोर्टल है यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल है, जो यूविन पोर्टल है, यूविन पोर्टल इसका प्राइमरी काम क्या होता है? टीकाकरण कार्यक्रम जो है, टीकाकरण कार्यक्रम का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करना इसका काम होता है यूविन का। और यूविन की ही सफलता है कोविन। जो कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगी थी वो यही पोर्टल की सफलता थी। कोविन कोविड के लिए इसी की सफलता पे आधारित था वो। इसके माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चों को नियमित टीकाकरण है उसको भी ट्रैक किया जाता है ताकि कोई खुराक छूट नहीं जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको, यूविन, कोविन, सार्थक और प्रवाह। इसी तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे तो पूछ लिया जाएगा प्रसाद स्कीम। जो प्रसाद स्कीम है, प्रसाद, उसका पूछा जा सकता है। प्रसाद है, ये पर्यटन मंत्रालय की है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 2014-15 में ये प्रसाद स्कीम शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऐसा ही एक उत्सव और है, उत्सव पोर्टल। उत्सव पोर्टल भी टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, पर्यटन मंत्रालय, उसी का ही है और उत्सव पोर्टल को शुरू किया था 2022 में। इसी तरीके से एक सारथी और है, ये तो सार्थक है, एक सारथी और है। सारथी वो सेबी का है, सारथी सेबी का है। वो 2022 में निवेशकों का सशक्तिकरण हो उसके लिए शुरू किया गया था। एक पीएम वाणी है, पीएम वाणी दूरसंचार विभाग का जो 2020 में शुरू किया गया था फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना है 2023 में, या फिर जो लखपति दीदी योजना 2023 की, ये भी आजकल काफी चर्चा में है। या जो अभी मुफ्त बिजली योजना चल रही है, पीएम सूर्य घर योजना है, 2024 में शुरू की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। डिजिटल इंडिया मिशन 2.0
डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 है, इसका पूछा जा सकता है, ये भी 2023 में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल बनते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रवाह, आरबीआई का है, 2025 में इसको लॉन्च किया था। ये राइटर और उनकी बुक्स हैं, इसको सही मैच करना है। गीतांजलि हैं, ये गीतांजलि श्री, इनका उपन्यास है एक टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इन्हीं का है, गीतांजलि का। रेत समाधि, अंग्रेजी अनुवाद इसका टॉम्ब ऑफ सैंड है। 2022 में इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। गीतांजलि श्री का है रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। सलमान रश्दी, और ये जो गीतांजलि श्री है हिंदी भाषा की ऐसी पहली कृति है जिसको ये सम्मान मिला था। सलमान रश्दी है, इनका एक मिडनाइट चिल्ड्रंस है। मिडनाइट चिल्ड्रंस जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1981 का है ये। इसको 1981 में बुकर पुरस्कार से मिला था और इसको बुकर ऑफ बुकर्स से भी नवाजा गया है। झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक, ये झुम्पा लाहिड़ी का द नेमसेक इनका पहला उपन्यास है जिसको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया था। अमिताभ घोष का है सी ऑफ पॉपीज। ये अमिताभ घोष अंग्रेजी में लिखने वाले पहले भारतीय हैं और इनको भारत का जो साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी मिला हुआ है। अमिताभ घोष को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड, सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक एंड अमिताभ घोष ये अमिताभ घोष की सी ऑफ पॉपीज। 2143 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, 2143। देखिए रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं, आपका सिलेबस करवाया जा रहा है। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पूरा ना सिर्फ सिलेबस करवाया जाएगा, आपको यहाँ से रिवीजन भी करवाया जाएगा। अभी शुरुआत है इसलिए हम भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा सा वो रहता है कि जल्दी पूरा सब कुछ हो जाए, लेकिन जैसे हम एक एक चीज टेस्ट लेके चल रहे हैं उसी तरीके से लेके चलिए, आपका सिलेबस कम होता जाएगा और फिर रिवीजन शुरू करेंगे जब और अच्छे से कवर हो जाएगा। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। उसमें आपको आपके सिलेबस के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के नोट्स और वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पे मिनिमम 60+, कम से कम 60+ आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन ये तो मिनिमम है जो हम कमिट करते हैं। जैसे पिछली बार हमने कहा था 50+ कम से कम टेस्ट करवाए जाएंगे आपको, लेकिन 90+ हमने करवाए थे। टाइम बचता है तो ये भी हो सकता है 70-80 तक जाए, लेकिन कम से कम इतने तो आपके यूनिट वाइज और फुल लेंथ दोनों प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। यूनिकॉर्न इकोसिस्टम के संदर्भ में 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है? यूनिकॉर्न इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जो ये यूनिकॉर्न सिस्टम है, स्टार्टअप इंडिया है उसका पार्ट है यूनिकॉर्न। और स्टार्टअप इंडिया को अभी इस साल 10 साल पूरे हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हुए हैं और ये यूनिकॉर्न इकोसिस्टम उसी का ही पार्ट है। और भारत अब अमेरिका, यूएसए पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे आ गया है यूनिकॉर्न के मामले में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न हब बना हुआ है। और यूनिकॉर्न क्या होता है? देखिए यूनिकॉर्न होता है कोई भी कंपनी जिसका जो वैल्यू है कंपनी का जो वो $1 बिलियन से ज्यादा हो। $1 बिलियन से ज्यादा किसी कंपनी की वैल्यू होती है उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। और भारत में अभी प्रेजेंट में लगभग 115 के आसपास यूनिकॉर्न हो चुके हैं। स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे, यूनिकॉर्न 115 ऐसी कंपनियां जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा इनका मूल्य है, वैल्यू है। तो ये काफी चर्चा में है। अभी भारत तीसरे नंबर पे है और ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसके 10 साल हुए हैं स्टार्टअप इंडिया के।
बजट 2026-27 के अनुसार केंद्र सरकार ने फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। अभी जो बजट आया है उसका है ये क्वेश्चन। जैसे ही उत्तर प्रदेश का बजट आएगा उसको बजट पे सेपरेट आपको टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि या तो जो केंद्र सरकार का बजट है उस पे एक क्वेश्चन आता है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है उसमें से पूछ लिया जाता है। दोनों में से एक पे किसी पे और किसी शिफ्ट में हो सकता है दोनों में से ही पूछ लिया जाए। तो एक क्वेश्चन यहां से 100% मान के चलिए बजट से, तो हम उत्तर प्रदेश का बजट है उस पे सेपरेट टेस्ट करवाएंगे और जो केंद्र सरकार का बजट है उसको फुल लेंथ टेस्ट में उसके क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा एक वित्त फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में सरकार का जो टोटल खर्चा है और जो टोटल उसकी रिसीट है, प्राप्तियां, उनके बीच का अंतर होता है। अब जो टोटल रिसीट है उसमें जो आय है उधार को छोड़ के, आय इनकम माइनस जो उधार है उसको छोड़ के, तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाता है? टोटल खर्चा उसमें से माइनस करते हैं, घटाते हैं, टोटल जो राजस्व प्राप्ति है प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, तो वो होता है राजकोषीय घाटा। अभी 2027 के लिए 4.3 रखा हुआ है। पिछली बार के बजट में ये रखा था 4.4। जो 25-26 का बजट था उसमें 4.4 रखा था। इस बार 26-27 का जो बजट है उसमें 4.3 रखा है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है हमसे कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 50% का टारगेट रखा है। जो ऋण से जीडीपी अनुपात है उसको 50% के करीब लाना है, ये टारगेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। तो 21 साल तक का लक्ष्य है, ये टारगेट रखा हुआ है डेट टू जीडीपी रेशियो 50% 2030-31 तक, 2030-31 ये रखा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मध्यम अवधि का लक्ष्य है 2030-31 तक ऋण से जीडीपी के अनुपात को 50% के करीब लाना। इसमें अभी एक नया और रिकॉर्ड बना है, अभी तक इतना पहुंचा नहीं था। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन रिजर्व हैं, फॉरेन रिजर्व भारत के $700 बिलियन के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब लगभग $725 बिलियन भारत का फॉरेन रिजर्व हो चुका है और ये अब तक का हाईएस्ट है। जो कि अगर इसकी बात करें कितना होता है, $725 बिलियन, तो 11 महीने से ज्यादा का जो आयात है उसको कवर करें इतना है। मतलब लगातार 11 महीने, जितना हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लगातार हम अगर 11 महीने तक इंपोर्ट करें तो वो इस पैसे से इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना है। हाल ही में चर्चा में रहा ओजोफेनी का संबंध किस राज्य से है? ये ओजोफेनी चर्चा में रहा है अभी रिसेंटली, इसका संबंध किस राज्य से? अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जो भी कोई विशिष्ट होता है उसको मिलता है ये। और ये कहाँ का है? गोवा का है ये ओजोफेनी, गोवा का है। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पिछली बार के एग्जाम में पूछा था, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था जीआई टैग का क्वेश्चन। पिछली बार के एग्जाम में शायद राजस्थान में एक जगह है नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहां का पूछा था, कोई प्रोडक्ट को मिला था उसका पूछा था। तो जीआई टैग पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग में पहले उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था, तो ये भी इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीआई टैग में अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ चुका है, जबकि 2-3 साल पहले उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जीआई टैग में पहले नंबर पे है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ चुका है। ये कंपटीशन अच्छा कंपटीशन है, राज्यों के बीच में चलता रहना चाहिए ताकि एक दूसरे की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोशन मिलता रहे। गवर्नमेंट, राज्य सरकारें करती रहती है, अच्छी चीज है ये। इसके अलावा एक और मिला है अभी रिसेंटली जो चर्चा में है, सांगरी। सांगरी
सांगरी होता है जो फली होती है, एक सांगरी जो खेजड़ी की फली, खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, खेजड़ी ये स्टेट ट्री है, राजस्थान का है, तो उसको भी अभी जीआई टैग मिला है और ये काफी औषधि वगैरह में यूज ली जाती है इस फली को। सांगरी को भी अभी 2025 में ही जीआई टैग मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का है जो शहनाई और तबला, शहनाई और तबला बनारस का शहनाई और तबला, उसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पन्ना को मिला है, पन्ना जो डायमंड है पन्ना जिले में, उसको मिला है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ये हीरा है, इसको मिला है जीआई टैग। बाकी आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, आप जानते हैं इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच में ही सेंड करते हैं हम आपको ये मटेरियल, तो फिर आपको ये आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा डिटेल में। वर्ष 2026 में इसरो द्वारा प्रस्तावित स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइंस हमारे सिलेबस में है, साइंस टेक्नोलॉजी, तो इसरो द्वारा प्रस्तावित है ये स्पेडेक्स। स्पेडेक्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेडेक्स की। और इसका महत्व क्या है? देखिए, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है या जो चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4 मिशन, उसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके सैंपल वगैरह या जो सैंपल रिटर्न है उससे रिलेटेड है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में 2 उपग्रह हैं, उनको आपस में जोड़ना। अंतरिक्ष में 2 उपग्रह हैं, उनको आपस में जोड़ना, ये किसका है? स्पेडेक्स इसरो का है। ये यूनिवर्सिटीज है, खेल संस्थान जो अभी चर्चा में रहे हैं 2025-26 में, राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये, इनको सुमेलित करना है। कौन सा संस्थान, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा विश्वविद्यालय है, ये कहां है? देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत का पहला केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय है और ये कहां पे है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी इंफाल में है। कहां पे है? मणिपुर की राजधानी इंफाल में है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। इसके अलावा जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है, ये ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ये ग्वालियर में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान है, ये पटियाला में है। और मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अभी शायद इस साल ही इसका जो शैक्षणिक सत्र है वो चालू होगा। तो ये मेरठ में 2413। दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के किस साधन के उदाहरण है? दूरस्थ शिक्षा क्या होता है? दूरस्थ शिक्षा को बोलते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा ये होता है डिस्टेंस एजुकेशन। और दूसरा है मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय होता है ये ओपन यूनिवर्सिटी, ये होता है ओपन यूनिवर्सिटी। ये शिक्षा के किस साधन के उदाहरण हैं? देखिए, इसमें 3 नियम होते हैं। ये एक्चुअली जो हैं ये नॉन फॉर्मल हैं। कौन से हैं? नॉन फॉर्मल। शिक्षा के जो साधन हैं वो 3 भागों में बांटा गया जाता है उनको। एक होता है औपचारिक, जिसको कहते हैं हम फॉर्मल, जिसमें स्कूल कॉलेज ये आते हैं फॉर्मल में। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जहां निश्चित पाठ्यक्रम होता है, समय सारणी होती है, वो होता है औपचारिक फॉर्मल, और यह है शिक्षा के साधन। दूसरा होता है इनफॉर्मल, उसको कहा जाता है अनौपचारिक, ये है इनफॉर्मल। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ये। इसमें जैसे हम कोई नेबर है, पड़ोस परिवार है, पड़ोस है, या कोई खेल का मैदान है, या समाज में स्वाभाविक रूप से जो चीजें सीखते हैं, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, ना कोई इसका सिलेबस होता है। जैसे
जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, वो है इनफॉर्मल। तीसरा होता है नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक। इसमें क्या आता है, पत्राचार शिक्षा हो गई, या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रौढ़ शिक्षा है, जो प्रौढ़ शिक्षा, वो इसी में आते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब नॉन फॉर्मल हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसके 3 टाइप हैं। इसको मैच करना है सही से, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ, इधर तकनीक और इधर इसकी विशेषता, तकनीक और विशेषता। देखिए ये स्त्रीकृत नमूना चयन है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेटिफाइड है, और इसका संबंध होता है विषम जनसंख्या को सजातीय उपसमूहों में बांटना। थर्ड, ये स्ट्रेटिफाइड जो एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको सजातीय जो उप समूह हैं उनमें बांटना। क्लस्टर क्या है, क्लस्टर नमूना चयन। क्लस्टर नमूना चयन होता है जनसंख्या के भीतर का, जनसंख्या के भीतर सजातीय समूहों को चयन करना, ये होता है क्लस्टर। थर्ड वन जो है स्नोबॉल, इट इज एसोसिएटेड विथ दिस वन। सेकंड, नेटवर्क या रेफरल के माध्यम से प्रतियोगियों को ढूंढना, ये होता है स्नोबॉल। और एक सिस्टमेटिक और होता है व्यवस्थित नमूना चयन, ये होता है सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक में होता है nवें अंतराल पे नमूने का चयन करना, किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उसके नमूना है उसका चयन करना, ये होता है सिस्टमेटिक। तो स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, स्नोबॉल और सिस्टमेटिक, ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में दर्शाया गया है और सही उत्तर चुनना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देना विनियम अधिसूचित किए हैं। यह है, अब ये बिल्कुल सही है। इन नए नियमों के तहत अब अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव रोधी दायरे में शामिल किया गया है। ये बात हो रही है ओबीसी की। अब तक जब बात होती थी तो एससी एसटी की बात होती थी इसमें जाति आधारित, अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। तो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने 2012 के पुराने नियम बदल के और ये नया विनियम जारी किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो परिसर हैं उनको भेदभाव मुक्त बनाना है। इसका जो तर्क है वो भी सही है, क्योंकि पिछले ड्राफ्ट में ओबीसी को लेकर स्पष्टता नहीं थी, अब उसको भी दूर कर दिया गया है। और जो संस्थान हैं उनको अब समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य किया है इसमें। यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा की विशेषता को सही ढंग से नहीं दर्शाता? बिग डेटा की विशेषता को, बिग डेटा की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? बिग डेटा की जो विशेषताएं होती है वो होती है वॉल्यूम, इसके अलावा वेलोसिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, देन उसकी वैरायटी। इसके अलावा देखेंगे तो एक सत्यता और होती है इसकी, और वैल्यू। ये बिग डेटा की विशेषता है। आपको ध्यान रखना है, बिग डेटा का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी एंड वैल्यू, ये टोटल 5 है। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे आयतन या मात्रा, वेलोसिटी इसकी वैरायटी, और ये जो वैधता है वैलिडिटी, ये इसका मुख्य तकनीकी मापदंड नहीं है, ये इसका मुख्य तकनीकी मापदंड नहीं है। तो डी
ये बिग डेटा की विशेषता नहीं है। देखिए बिग डेटा जो है उसका यूज मेनली जो सोशल वेलफेयर है उनके लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। जैसे कोई किसी बीमारी को ट्रैक करना है तो रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करके ही सरकारें, जैसे महामारी थी कोविड-19, उसके टाइम पे हॉटस्पॉट की पहचान करना, फिर वहां पे जो संसाधन है स्वास्थ्य से संबंधित उनको बेहतर मैनेज करना, या फिर जैसे साइबर सिक्योरिटी है उसमें भी बिग डेटा का यूज होता है। जैसे बिग डेटा क्या करता है, जो टूल है नेटवर्क टूल्स, वो ट्रैफिक में जो एक असामान्य पैटर्न हो, एक नॉर्मल पैटर्न नहीं होता है, कोई एबनॉर्मल पैटर्न है, उसको पहचान करके और संभावित साइबर हमला हो या डेटा लीक होने को, वो डेटा लीक हो या फिर कोई हमला हो उससे पहले ही उसको रोक देता है, तो ये बिग डेटा है। या फिर जैसे टैक्स में वृद्धि कर दी, अब डेटा एनालिटिक्स के जरिए क्या होता है, टैक्स एवेजन, जो टैक्स चोरी करते हैं उनकी पहचान करना अब इसके माध्यम से आसान हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ब्लूम के भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम स्तर का उद्देश्य कौन सा है? ब्लूम का जो भावात्मक क्षेत्र है, भावात्मक कौन सा होता है? अफेक्टिव। जो अफेक्टिव है ब्लूम का, इस अफेक्टिव के अंतर्गत सबसे उच्चतम स्तर का उद्देश्य कौन सा है? ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम द्वारा यह प्रतिपादित है, संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य, कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। और इसी कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में ये चीजें हैं। इसके जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसकी बात करें तो उसके 6 लेवल हैं ब्लूम के कॉग्निटिव एजुकेशन के, और वो 6 आपको ध्यान रखने होंगे। एक है नॉलेज, ज्ञान। दूसरा होता है कॉम्प्रेंसियन, जो एक किसी जानकारी का अर्थ समझना, जिसको बोध कहा जाता है, बोध। एक एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग। इसके अलावा उसका एनालाइज करना, विश्लेषण, या फिर उसका इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन, है ना। एक सिंथेसिस और होता है इसमें। तो ये इसमें 6 होते हैं ब्लूम के संज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, यहां से भी पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो भावनात्मक क्षेत्र का सबसे उच्चतम जो स्तर होता है वो होता है दिस वन, सी। मूल्य व्यक्ति के स्वभाव का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। यहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर myupsc.in वेबसाइट विजिट करके, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है। ये सूची है और इनका विवरण, इनको मैच करना है। फायरवॉल क्या करता है? जो बाहरी नेटवर्क वाले अनधिकृत ट्रैफिक है उसको रोकता है। फायरवॉल बाहरी नेटवर्क से आने वाला जो कोई अनऑथराइज ट्रैफिक है उसको क्या रोकता है? फायरवॉल। आपने सुना होगा फायरवॉल लगा हुआ है, मतलब कोई अनऑथराइज ट्रैफिक नहीं आ सकता है। ट्रैफिक इन द सेंस कोई आदमी, जैसे कोई वेबसाइट है, अब उसमें फायरवॉल लगा हुआ है तो वहां पे कोई ऑथराइज नहीं है तो उसको यूज नहीं कर सकता है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग ये ईमेल या लिंक के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करना, इसको कहा जाता है फिशिंग। ईमेल के माध्यम से या कोई लिंक के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करना, यह होता है फिशिंग। एन्क्रिप्शन ये डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए कोड में बदल देता है। डेटा किसी अनधिकृत अनऑथराइज जगह ना पहुंच पाए, इसके लिए क्या करता है? एन्क्रिप्शन। आपने सुना होगा कि एनक्रिप्टेड है, कुछ लोग कहते होंगे हमारा एप्लीकेशन एनक्रिप्टेड है। तो जैसे अभी एक केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मेटा, व्हाट्सएप, इनको लेके, जिसमें पता चला है कि इनका डेटा सेफ नहीं है। और ये इस डेटा को ना सिर्फ सेफ नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि ये उस डेटा को कमर्शियली यूज कर रहे हैं। ना सिर्फ अनसेफ है डेटा, बल्कि उसको कमर्शियली यूज कर रहे हैं। तो जबकि ये लोग कहते हैं कि हमारा डेटा एनक्रिप्टेड है, मतलब हम उसको कोड में बदला हुआ है हमने ताकि कोई उसको अनधिकृत पहुंच न पाए, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। अब वो कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में।
प्रोटोकॉल ये इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर नियमों का एक ग्रुप होता है, प्रोटोकॉल 2413। कंप्यूटर मेमोरी की गति के आधार पर सबसे तेज से सबसे धीमी मेमोरी का क्रम क्या है? स्पीड का पूछा है कि किसकी स्पीड इनमें सबसे ज्यादा होती है, किसकी कम। जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर, ये सबसे तेज होते हैं, और जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके सबसे नजदीक भी रजिस्टर होते हैं और सबसे तेज भी होते हैं। रजिस्टर के बाद में कैश मेमोरी है, देन फिर रैम है, फिर हार्ड डिस्क है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे तेज रजिस्टर। कैश मेमोरी रजिस्टर से तेज नहीं होती है, रैम से तेज होती है। और जो रैम है ये मेन मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? ये मेन मेमोरी होती है जो सक्रिय डेटा को रखती है। और हार्ड डिस्क क्या होता है? एक सेकेंडरी स्टोरेज जो स्थायी डेटा रखती है, लेकिन सबसे धीमा होता है इनमें से वो। 2025-26 में चर्चा में रहे 6G संचार तकनीक के संदर्भ में टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? अभी 6G है, वो ट्रायल शुरू होगा उसका, तो इसके लिए ये टर्म चर्चा में है, टेराहर्ट्ज बैंड। इसका यूज किस लिए किया जा रहा है, किस लिए किया जाता है? ये इसका यूज किया जाता है, एक तो जो लार्ज बैंड विड्थ है, लार्ज बैंड विड्थ का मतलब हो गया अल्ट्रा हाई स्पीड, अल्ट्रा हाई स्पीड, उसके लिए किया जा रहा है इसका। और दूसरा इसका किया जा रहा है लो लेटेंसी, मतलब उसमें विलंबता कम होती है टेराहर्ट्ज में। एक तो उसकी स्पीड जो है अल्ट्रा स्पीड डेटा ट्रांसफर और कम विलंबता के लिए। और 5G से जो 6G आ रहा है, ये 5G से 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा इसकी स्पीड होने की उम्मीद है। मैच करना है, इधर मेमोरी है और उनकी क्या विशेषता है। देखिए, जो EEPROM है, ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ये होता है। और इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है, जैसा इसका नाम है, विद्युत प्रवाह की मदद से इसको मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है इसको। जैसे अभी जो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, उनमें यही टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, EEPROM, यही टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है। विद्युत संकेतों से डेटा को मिटाया और लिखा जा सकता है, ये है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है इस तरीके से मैचिंग में ही पूछा जाए, डायरेक्ट भी आपको सिंगल लाइन में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद में DRAM, ये डायनेमिक रैम होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। और डायनेमिक रैम ये कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसके रूप में होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो 8 GB है, 16 GB की रैम है, वो जो उसका स्टोरेज है वो अलग चीज है, कि 1 TB का है, 500 GB का है, वो अलग चीज है। लेकिन जो रैम है वो जैसे रैम 8 GB की है या 16 GB की रैम है, वो है, क्योंकि इससे स्पीड वगैरह का मैटर करता है। इसमें डेटा कैपेसिटर में स्टोर होता है जो चार्ज खोते रहते हैं, इसलिए प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डायनेमिक रैम को। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इस चिप को मिटाने के लिए इसको एक विशेष उपकरण में रखना पड़ता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज करता है, जो पराबैंगनी किरणें उनका यूज करता है। हालांकि ये अब पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी, इसमें पराबैंगनी किरणों से डेटा मिटाया जाता है। SRAM, ये होता है स्टैटिक रैम। एक डायनेमिक रैम पढ़ा था हमने ऊपर, ये है स्टैटिक रैम। ये डायनेमिक रैम की तुलना में काफी तेज होती है, और अगर ये फास्ट है तो ये कॉस्टली भी होती है, बहुत महंगी होती है। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे डायनेमिक रैम को हमने पढ़ा कि उसको प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश होना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक रैम को
रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। जब तक कि इसमें पावर है इसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। और इसकी हाई स्पीड के कारण इसको कैश मेमोरी के तौर पे भी इसको यूज लिया जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से किसको एज ए कैश मेमोरी उपयोग किया जाता है, तो वो स्टैटिक रैम है, कैश मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है। दिस वन फोर्थ। और इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा एआई टूल मुख्य रूप से टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए प्रसिद्ध है? टेक्स्ट टू इमेज, आपने कोई टेक्स्ट दिया, उसको 10 लाइन पे कोई ऐसे लिख दिया, अब उसको कहा कि आप इस पे कोई इमेज जनरेट कीजिए, तो वो जनरेट कर देगा। इनमें से कौन सा है? तो देखिए मिड जर्नी, और इसके अलावा एक और है दिस वन डेल ई। ये टूल हैं, ये आपके द्वारा लिखे गए जो टेक्स्ट हैं उनको काफी सुंदर इमेज में बदल देते हैं। और इस टूल की जो भाषा है, तकनीकी भाषा, वो भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर कहा जाता है इसको। और ये क्या है? इनको बोला जाता है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई बोला जाता है इनको, मिड जर्नी और ये डेल ई। इनको ये ध्यान रखना है। डेल ई को किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है हमसे। तो डेल ई को जो ओपन एआई है उसने बनाया है। किसने? ओपन एआई। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी बनाया है। और मिड जर्नी क्या है? मिड जर्नी एक स्वतंत्र लैब है, जबकि जो स्टेबल डिफ्यूजन स्टेबिलिटी एआई का उत्पाद है। तो इसमें ध्यान रखना है, डेल ई को ओपन एआई ने बनाया है और ये जनरेटिव एआई है, और ये वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, टेक्स्ट टू इमेज। इनमें से कौन सी धातु मिट्टी को सबसे अधिक दूषित करती है? इनमें से कौन सी धातु है जो मिट्टी को सबसे अधिक दूषित करती है? ये हैवी मेटल सीसा है, जिसको हम लेड कहते हैं। लेड, सीसा, ये है जो मिट्टी को इनमें से सबसे ज्यादा, क्योंकि ये मिट्टी में मिलने पे सबसे अधिक विषैला बना देता है। मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भी नष्ट कर देता है सीसा, और पौधों के माध्यम से जो उनकी फूड चेन है उसमें प्रवेश करके मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंचाता है ये। और इसमें मेनली जैसे पेंट आ गया, या फिर बैटरी वगैरह है, या कोई इंडस्ट्रियल कचरा है, उसके माध्यम से मिट्टी में जाता है ये। सोना है, सोना ये इनर्ट धातु कहा जाता है इसको, सोने को इनर्ट, जो एक अक्रिय धातु है, जो मिट्टी के साथ ये कोई केमिकल रिएक्शन करता ही नहीं है और इससे प्रदूषण होता भी नहीं है। चांदी है, चांदी, सिल्वर, ये मिट्टी में विषैले तत्व नहीं छोड़ती है, जबकि इसकी अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है, बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला सके ऐसा चांदी होती भी नहीं है ज्यादा, तो ये विषैले तत्व नहीं छोड़ती है। जबकि तांबा है, हालांकि तांबे की बहुत अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, लेकिन कम मात्रा में पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व भी है। लेड की तुलना में मिट्टी को कम प्रदूषित करता है। इकतीस दिसंबर 2025 तक भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? रामसर वेटलैंड पूछा है, रामसर साइट कितनी है? देखिए इसको लेके रामसर साइट, अब हो सकता है ये वीडियो कोई 1 महीने बाद देखे और ये नंबर बदल जाए, तो उस टाइम पे हम जो जैसे ही इसमें चेंजेज आएगा तो उस टाइम पे आपको उसके बाद में जो भी अगला टेस्ट होगा उसमें अपडेट करेंगे। तो अगर आप रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप अपडेट रहेंगे। अदरवाइज फिर एक बार आपने वीडियो देख लिया, कोई दूसरा नहीं देखा, तो फिर आपको वही डेटा ध्यान में रहता है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। कई बार तो महीने में 2 बार बदल जाते हैं, कई बार 3-4 महीने में भी नहीं बदलते हैं। तो अभी प्रेजेंट का देखा जाए, जनवरी 2026, 31 दिसंबर 2025 का पूछा है। 31 दिसंबर 2025 तक 96 रामसर साइट है भारत में। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम इसको फरवरी में 2026 में पढ़ रहे हैं, इससे पहले जनवरी 2026 में इसमें 2 साइट और ऐड हो चुकी है। हमसे पूछा 31 दिसंबर 2025 तक 96,
लेकिन जनवरी 2026 में इसमें 2 साइट ऐड हो चुकी है। एक साइट है पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार देशवन, और दूसरा जो है इसमें वो पटना बर्ड सेंचुरी कहां पे है, ये पटना लिखा है, इसका मतलब ये बिहार की राजधानी पटना में नहीं है, ये पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। और एक छारी ढांड है, छारी ढांड ये गुजरात में है। तो 2 ध्यान रखने हैं। हमसे ये भी पूछा जा सकता है अभी हाल ही में इनमें से कौन सा रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है जनवरी 2026 में, उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात का छारी ढांड। तो टोटल अगर हमसे पूछा जाए जनवरी 2025 तक, 31 जनवरी 2025 तक, तो ये 98 हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 तक 96 और 31 दिसंबर 2026 तक 98 हो चुका है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो चिल्का लेक है उड़ीसा में वो, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, ये 1981 के हैं, पहली रामसर साइट है। हमसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का वो सबसे बड़ा है रामसर साइट। सबसे छोटी रामसर साइट ये रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड, एंड ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटी रामसर साइट है भारत में। पहला रामसर शहर कौन सा है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है 2025 में। वेटलैंड सिटीज का उदयपुर और इंदौर को पहले रामसर शहर, अब तक तो बात कर रहे थे हम रामसर साइट की, लेकिन अब रामसर सिटीज की बात कर रहे हैं, शहरों की। राजस्थान का उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर, ये 2 शहर हैं जिनको भारत के पहले रामसर मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटीज होने का गौरव प्राप्त हुआ है इनको। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, हर साल 2 फरवरी को, हर साल 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। अभी 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सी के तट पे जो ईरान में शहर है रामसर, उसमें आर्द्र भूमि पे सम्मेलन हुआ था। उसको अपनाने की जो तिथि है उसको ये चिन्हित करता है। ये अपनाया गया था ईरान में, जो रामसर सिटी है उसी के नाम पे रामसर साइट है, और ये कैस्पियन सागर के तट पे है। 2 फरवरी 1971, इसलिए हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नारकोंडम द्वीप जो एक सुप्त ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है, नारकोंडम ये भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, उत्तरी अंडमान में स्थित है ये, और एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। कहां पे है, उत्तरी अंडमान में छोटा ज्वालामुखी द्वीप, और भारत का सबसे पूर्वी द्वीप। तो अब ये उत्तरी अंडमान मतलब बे ऑफ बंगाल। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तारापुर है, तारापुर एटॉमिक स्टेशन है ये, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर में है। महाराष्ट्र में तारापुर आता है पालघर जिले में, पालघर जिले में आता है ये, और इसने 1969 से काम शुरू हुआ था इसमें, और भारत का पहला कमर्शियल परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। कई बार पूछ लिया जाता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था यूएसए की मदद से। किसकी मदद से, यूएसए की मदद से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद से स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी, ये माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, ये मूल रूप से जो लिखी थी गुजराती भाषा में लिखी थी, लेकिन महात्मा गांधी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, महादेव देसाई, महादेव देसाई ने
इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेनली ये गुजराती में लिखी थी। इनके महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने इसको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जनहित याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये कौन से आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, ये पूछा है। देखिए, न्यायमूर्ति PN भगवती और जो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर है, उसको उन्होंने शुरू किया था ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। इसकी शुरुआत की थी जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर के द्वारा, और ये शुरू की गई थी 1979 में। और उसकी वजह थी, जब देश में इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में कुछ लोगों को, आज भी ये कई जगह ये कंडीशन है, कुछ लोगों के पास बेल करवाने तक के सोर्सेज नहीं है, तो वो उनका गुनाह छोटा है, वो अपनी सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन फिर भी जेल में है। इसको लेके थोड़े टाइम पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी, राष्ट्रपति ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, शायद उस टाइम पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उनके टाइम पे ये मुद्दा उठाया था। तो आज भी कई जगह ये कंडीशन है। तो उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे ये हाल था कि बहुत सारे विचाराधीन कैदी थी, उनकी दुर्दशा, जेल में बंद थे वो, इमरजेंसी के बाद जो किए गए बंद, उसको लेके एक केस दर्ज किया गया था। हुसैनारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ये ध्यान रखना आपको, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के बाद में ये भारत की पहली सफल PIL मानी जाती है। और उसके बाद से तो अब आजकल तो कह रहा है एनवायरमेंट के मामले में भी लगा देते हैं, किसी मामले में कोई भी चला जाता है आजकल तो PIL, कई बार तो इन पे जुर्माना भी लगा देता है सुप्रीम कोर्ट की, आप लाइमलाइट में आने के लिए, चर्चा के लिए, या पॉलिटिकल या जो भी तरीके से। तो ये ध्यान रखना में। अब हमसे पूछा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ये आर्टिकल 32 के तहत इसको लगाया जाता है। और अगर हाईकोर्ट का पूछा जाता तो अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि ये नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का हनन या सार्वजनिक हित के मामलों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं। और इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्या देखा जाता है, तो ये देखा जाता है इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, समानता का या जीवन का जो अधिकार है, आर्टिकल 21, उसके तहत ही ये दायर की जाती है, ताकि समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको न्याय मिल सके। और ये जो PIL पहली हम बात कर रहे थे 1979 की, इसमें लगभग 40,000 के लोगों को जेल में बंद किया गया था, और उन्हीं को लेके ये पहली PIL हुसैनारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार दायर की गई थी। संविधान सभा के संबंध में HC मुखर्जी की भूमिका क्या थी? देखिए, संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा की बात कर रहे हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछ लिए जाते हैं कई बार, वो थे BN राव। BN राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे इसके संविधान सभा के। संविधान सभा का जो मूल प्रारूप है, जो ओरिजिनल प्रारूप है, वो इन्होंने ही तैयार किया था, BN राव ने। संविधान सभा जो संविधान है उसका जो मूल प्रारूप है वो ये संवैधानिक सलाहकार थे, और इन्होंने ही मूल प्रारूप तैयार किया था। अब इन्होंने जो मूल प्रारूप तैयार किया था उस पे विचार किया जाए या नहीं किया जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, कि जो मूल एक प्रारूप तैयार कर दिया, अब उसको ड्राफ्ट करना है, तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था आजादी के बाद में 29 अगस्त 1947 को। BN राव ने जो मूल प्रारूप तैयार किया उस पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम आते हैं HC मुखर्जी पे। HC मुखर्जी हैं, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम पे, एक थे HC मुखर्जी और एक VT कृष्णमाचारी। तो ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में उस टाइम पे 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे, एक HC मुखर्जी और एक VT कृष्णमाचारी, ये नाम ध्यान रखना।
संसद को चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा है? जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसका पूछा है। ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है पार्लियामेंट को ये पावर? देखिए सॉरी, संसद को चुनाव से संबंधित पूछा जाए, अगर चुनाव से संबंध कानून बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट को पावर देते हैं। एक है आर्टिकल 327 और एक है आर्टिकल 328। आर्टिकल 327 है, ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है उनकी शक्ति देता है, जैसे वोटिंग लिस्ट तैयार करना या सीटों का आवंटन करना, चुनाव प्रक्रिया वगैरह, ये सब आर्टिकल 327 में है। तो इसमें आता है पार्लियामेंट। अब 328 में क्या आता है? तो आर्टिकल 328 ये राज्य विधानमंडलों को अपने चुनाव से संबंध में कानून बनाने की अनुमति देता है। राज्य विधानमंडलों के लिए ये है, पार्लियामेंट के लिए 327 है। तो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हमें, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाना है, तो उसके लिए इसका करेक्ट आंसर आएगा आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 चुनावों के संचालन, सदस्यों की योग्यता अयोग्यता, चुनावी अपराध या विवाद, उनके निपटारे के लिए इसमें मेंशन है पावर। ये कमेटी है, इनको सही समय, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। बटलर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? देखिए बटलर कमेटी है, ये देसी जो रियासतें थी और ब्रिटिश सरकार, उनके बीच में क्या संबंध है। उस टाइम पे जो देसी रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़े रियासतें, तो उनके बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके के संबंध थे, उसके लिए वो जो संबंध थे उनके बीच में, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनी थी 1927 में, बटलर कमेटी। नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट ये अगस्त 1928 में आई थी। जिन्ना के जो 14 पॉइंट थे वो मार्च 1929 के थे, और दांडी मार्च है ये मार्च 1930 का है। तो इस तरीके से आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ सकते हैं। 1 2 3 4 याद रखने के लिए ये इजी रहेगा। कोंडाडोरा और चेंचू जनजातियां मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के वनों में पाई जाती हैं? ये काफी चर्चा में है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है। ज्यादा डिटेल में बताएंगे वो अलग लेवल पे चला जाएगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत सीरियस लीजिएगा। चेंचू जनजाति है, ये नल्लामाला पहाड़ियों में रहती है, और कोंडाडोरा और चेंचू ये मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों में, विशेषकर जो नल्लामला फॉरेस्ट है आंध्रा में, वहां पे। पारंपरिक जो इनका है जीवन शैली, उस पर निर्भर रहते हैं ये। हाल ही में चर्चा में रही पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? देखिए इसका पूरा नाम क्या है पीएम प्रणाम का, ये पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री धरती माता के संरक्षण, जागरूकता, पोषण और सुधार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री धरती माता के संरक्षण, जागरूकता, पोषण और सुधार कार्यक्रम। पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है पीएम प्रणाम। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इस योजना का संबंध रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, जो रासायनिक उर्वरक हम इस खेती में यूज करते हैं उनको कम करना, रासायनिक उर्वरक का यूज कम करना, और जो वैकल्पिक उर्वरक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो प्रोत्साहन करना, ये इसका मेन पर्पज है पीएम प्रणाम। इसमें 50% सब्सिडी का भी है जो राज्यों को दिया जाता है। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कोई ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? साउथ पोल की बात हो रही है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला साउथ पोल पे पहुंचने वाली थी
रीना कौशल। रीना कौशल ये पहली भारतीय महिला थी जो साउथ पोल पे पहुंची थी। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि पहली कौन है, हमसे पूछा है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ये काम्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन जो अभी रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की बनी है। रीना कौशल है, ये 2009 में इन्होंने अचीव किया था पहली भारतीय होने का। और अब ये सबसे कम उम्र की 18 साल की है काम्या कार्तिकेयन, और इनके जो फादर हैं एक नेवी ऑफिसर भी हैं। ये ध्यान रखना है, ए इसका करेक्ट आंसर है। पर्सन इन न्यूज हमारे सिलेबस में है और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, अतिथि देवो भव का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? अतिथि देवो भव। देखिए, जो इंडियन कल्चर है, भारतीय जो परंपराएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक नैतिक मूल्य हैं भारतीय, इसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस तरीके की शिक्षाएं दी जाती है, जो भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों का एक फाउंडेशन है, एक बेस है। ये सभी इसमें है। तैत्तिरीय उपनिषद, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो हमारे दोस्त इसको YouTube पे देख रहे हैं, हर 10 में से एक टेस्ट आपको YouTube पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे 10 टेस्ट हो गए तो उसके बाद 11वां टेस्ट आपको YouTube पे मिल जाता है। लेकिन वीडियो देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, आपको वीडियो देखने के बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी मैक्सिमम। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें सपोर्ट मिलता है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। रेगुलरिटी बनी रहेगी टेस्ट सीरीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।